हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर मैं आपके लिए जो है लगातार सेशन ला रहा हूं, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम जेटेट 2024 के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ करेंगे। जेटेट 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना 12 बजे दिन में आती है, इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कहता है कि कौटिल्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त ने कहा जाता था, ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। कौटिल्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। ठीक है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त की एक पुस्तक है दोस्तों, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जिक्र मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना के लिए स्थापना के बाद पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर ना? चलिए दूसरा सवाल देखिए। कहता है, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? गुप्त शासकों की, मौर्य शासकों की, कुषाण शासकों की, या चोल राजाओं की? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी? तो मौर्य शासकों की राजधानी थी, है ना। किसकी राजधानी थी? मौर्य शासकों की। राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र थी, जो कि आज का पटना शहर है, बिहार में। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, या भास? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखदत्त हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, विशाखदत्त ने इसको लिखा है। विशाखदत्त ने लिखा है। कब लिखा है? 4वीं सदी में लिखा है। ठीक है, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कहानियां देखने को मिलता है, और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण भी इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, या तोसली? आंसर कीजिएगा दोस्तों। विद्रोहियों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कहां पर भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। ठीक है, तक्षशिला की बात कर ली जाए तो सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक थे। ठीक है, अशोक थे। और अशोक 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को
सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ठीक है, बता चुका हूँ। अशोक के शिलालेख आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है, पाली और प्राकृतिक और संस्कृत में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अशोक के ज़्यादातर शिलालेख यदि आपसे पूछ लिया जाए किस में मिलता है, ब्राह्मी शिलालेख में मिलता है। आइए मौर्य वंश के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में अशोक ने बौद्ध धर्म को सिद्धांतों और अपने शासनकाल की अहम घटनाओं का जिक्र किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेख पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म महामात्रों का उल्लेख किया है? द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या पंचम शिलालेख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। देखिए धर्म महामात्र की उल्लेख कहाँ पर किया गया है? पांचवें शिलालेख में किया गया है। इसमें राजा ने अपने राज के 12वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, इन अधिकारियों को सभी धर्मों और संप्रदायों के हितों का ध्यान रखने और धर्म का प्रचार करने का काम सौंपा गया था। 12वें शिलालेख में किसकी नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति भी की गई थी। और इसका शिलालेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख 12वें शिलालेख में देखने को मिल जाता है। 13वें शिलालेख में क्या मिलता है दोस्तों? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। भाब्रू बैराट शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन और बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने के प्रयासों का उल्लेख है। जबकि मास्की शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। ठीक है, किस बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो प्रथम बौद्ध संगीति यदि आपसे पूछ लिया जाए तो किसके काल में हुआ था दोस्तों? अजात शत्रु के काल में हुआ था। अजात शत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति, किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे और इसी में आपको अभिधम पिटक की रचना की गई है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तृतीय पाटलिपुत्र में 291 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। ये कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट कर लेते हैं, मौर्य वंश से पूर्व किस वंश के शासक शासन करते थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या शुंग वंश? देखिए दोस्तों, मगध में सबसे पहले शासन करने वाले कौन से वंश थे? हर्यक वंश थे। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग आया। ठीक है, शिशुनाग आया। इसके बाद नंद वंश आया। इसके बाद मौर्य। ठीक है, इसके बाद शुंग के बाद कनु। ठीक है, उसके बाद सातवाहन आए थे। ठीक है, ये सीरीज आपको याद कर लेना होगा दोस्तों, बहुत काम आएगा। मौर्य वंश में सबसे पहले मगध पर शासन करने वाले हर्यक वंश थे। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश उसके बाद आया था। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद। और इसका अंतिम शासक घनानंद था। इसी धनानंद को हराकर, ठीक है, इसी धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
अंतिम शासक कौन थे? वीररथ थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने किया था? शुंग वंश ने किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सिंह को। ठीक है। अंतिम शासक वीररथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र सिंह ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजात शत्रु ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो एक लाइक करने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताए थे। ठीक है। श्रवण बेलगोला में बिताए थे। इन्होंने अपनी राजगद्दी किसे सौंपी थी? बिंदुसार को सौंप दी थी। ठीक है। और बौद्ध भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा ली और गुफा में रहने लगे। गुफा कौन सा? चंद्रगिरी पहाड़ी गुफा। ठीक है। 5 सप्ताह तक बिना खाए पिए रहा और अपना जो है प्राण त्याग दिए थे। और इस विधि को क्या कहा जाता है? शलेखना विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार नहीं था? तो कलिंग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग पर अधिकार नहीं था। कलिंग पर अधिकार करने वाले राजा कौन थे दोस्तों? सम्राट अशोक थे। ठीक है। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। अशोक की इसमें जीत हुई थी और बड़े पैमाने पर जो है जान माल की हानि हुई थी। लगभग 1,50,000 जो सैनिक जो है बंदी बनाए गए थे और 1 लाख जो है मारे गए थे। ठीक है। और अशोक ने इसे 5वां प्रांत बनाया था। अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया था? 5वां प्रांत। नेक्स्ट है, अशोक नाम किस शिलालेख में केवल एक बार उल्लेखित किया गया है? मास्की, गिरनार, गुर्जरा या धौली। सही आंसर हो जाएगा मास्की शिलालेख में अशोक के सिर्फ एक बार नाम उल्लेखित मिलता है। अशोक का नाम मास्की शिलालेख में मिलता है। और मास्की शिलालेख कहाँ है? रायचूर के, कर्नाटक के रायचूर जिले में मास्की गांव से मिला है। इसी शिलालेख में अशोक को देवाना प्रीमा अशोक और या देवताओं का प्रिय अशोक कहा गया है। और यह लिपि जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र को भेजा था और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। किसे भेजा था? संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? पुत्र महेंद्र को भेजा था। ठीक है। और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। किसे भेजा था? महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को भेजा था। इन्होंने वहाँ पर थेरवाद बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रयुक्त धारण क्या था? एक प्रकार का सिक्का, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सिक्का था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस काल में सिक्के जो है स्वर्ण के बने होते थे, चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता? निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कारसापन या धरण कहा जाता था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। अशोक ने सर्वप्रथम कश्मीर पर आक्रमण किया और उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इस घटना को उल्लेख किसमें हुआ है? तो इस घटना का उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी की बात कर लिया जाए तो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? कलहन के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। राजतरंगिणी का क्या अर्थ है दोस्तों? राजाओं की नदी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजयुगों का क्या कार्य होता था? राजयुगों का कार्य होता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि का सर्वे करना और उसको भू राजस्व को निर्धारित करना। ठीक है।
जिला जज एवं अधिक जिला अधिकारी के रूप में काम करना। राजूक ग्रामीण प्रशासन की रील होते थे। यहाँ पर पूरा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही सभी सही है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जिले के प्रमुख कौन होते थे? राजूक होते थे। इनका काम क्या था? राजस्व का संग्रह करना, प्रबंधन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सैन्य कार्यों का प्रबंधन करना, जिले में मौर्य साम्राज्य की ओर से निर्णय लेना, नीतियों को लागू करना, भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना और किराया तय करना, साथ ही साथ रिकॉर्ड करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।